प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 5 हिंदी पाठमाला को कर रहे हैं। हमने इसका छठा पाठ लुई ब्रेल जो है उसको पढ़ा। अभी भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सा चीज़ हमें नोटबुक में लिखना है और गृह कार्य मौखिक भी होता है। तो आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे से हम कक्षा में इस बोर्ड का प्रयोग करेंगे, प्रश्नों को इस पर लिखेंगे। तो इसलिए कौन कौन से गृह कार्य हैं इसको भी आप एक बार समझते जाइए। जैसे हमारा छठा पाठ, पहले हम लोग लिखने का अभ्यास भी करते हैं, सुंदर लिखने का। तो एक पेज आपको सुलेख लेखन लिखना है। सुलेख लेखन एक पेज होना चाहिए। उसके बाद हमने लिखने का अभ्यास करेंगे। पढ़ने का अभ्यास भी जरूरी है। पढ़ने का अभ्यास पठन अभ्यास है, इंग्लिश में आप लोग रीडिंग प्रैक्टिस बोलते हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कैसे इसको सीखते हैं, आप मेरे पहले वाले वीडियो में ज़रा उसको देखिएगा। मैंने कैसे पठन अभ्यास किया है उसको कम से कम 1-2 बार आप सुने, फिर आप अपना पठन अभ्यास करें। तो सुनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्प विराम में कहाँ कैसे रुका जाता है, पूर्ण विराम में कैसे कितना देर रुका जाता है, और जो पात्रों के संवाद होते हैं उसको कैसे बोला जाता है, तो ये सुनने से ही आएगा। एक है पठन अभ्यास, मैंने देखा है इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग ऑनलाइन क्लास है वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट ज़रा मिसिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं नहीं तो क्लास में सबकी बारी आती है, सब पढ़ते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? एक बार जो मैंने पठन किया है उसको ध्यान से सुने और फिर आप अपना भी कम से कम इस पाठ का 2 या 3 बार पठन अभ्यास करें। और पठन अभ्यास भी गृह कार्य का ही भाग है। ऐसा कोई वीडियो नहीं होता है जिसमें मैंने कोई गृह कार्य नहीं दिया। बच्चे कहते हैं होमवर्क नहीं मिला, होमवर्क नहीं मिला। ऐसी बात नहीं, आपको होमवर्क मिलता है, बस आपको करना है। तो हमने इसमें क्या किया, एक पेज आपका सुलेख लेखन हो गया लिखित में। दूसरा है शब्दार्थ और मुहावरों को लिखना है। तो इसमें शब्दार्थ और मुहावरों को मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग करके लिखिए। इसका भी कारण है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि ये मुहावरे हैं और ये शब्दार्थ हैं, तो इसीलिए हम इनको अलग करके लिखेंगे और समझेंगे। तो शब्दार्थ और मुहावरे का भी अंतर हम लोग बता दें। शब्दार्थ क्या होता है? शब्दों के अर्थ को शब्दार्थ कहते हैं, या हम लोग इसको और सरल में कहें तो शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ कह सकते हैं। ये क्या है? शब्द या अर्थ कह सकते हैं, या फिर हम शब्दार्थ कह सकते हैं। इसमें शब्दों का शाब्दिक अर्थ जो उसका अर्थ होता है वही होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अबोध, अबोध का होता है ना समझ। बचपन में जब उसकी आयु 3 वर्ष थी, या बच्चे अबोध होते, उन्हें समझ नहीं होती अच्छे या बुरे की, तो उन्हें अबोध कहा गया। ये शाब्दिक अर्थ है। अब मुहावरा, खुशी का ठिकाना न रहना, जैसे ये हमारा मुहावरा है, इसका है कि बहुत खुश होना। शब्दों का अर्थ न बता के ये किसी खास अर्थ को बताते हैं या दर्शाते हैं। तो मुहावरे शब्दों का वो समूह है जो शाब्दिक अर्थ न देकर कोई खास अर्थ बताते हैं। तो इन दोनों को हम शब्द अर्थ को अलग लिखेंगे, मुहावरों को अलग लिखते हैं। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इस पाठ में एक ही मुहावरा है। अब मुहावरे भी नहीं कह सकते इसमें, आपको लिखना है मुहावरा। एक ही मुहावरा है, वह है खुशी का ठिकाना न रहना। अर्थ आपको पता ही है, बहुत खुश होना। तो हम शब्दार्थ आपको एक बार बता देते हैं। इसको आपको नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद याद भी करना है। तो अबोध पहला है शब्दार्थ। अबोध अर्थ होता है नासमझ।
मठगस्ती अर्थ होता है मस्ती। बच्चे बिना काम के इधर उधर जाते हैं, उसे ही घूमने को मस्ती कहा जाता है। व्यस्त, किसी काम में लगा हुआ। व्यस्त मतलब कोई काम करना, उसी में डूबे रहना। नहीं कहते हैं अरे आज तो मैं गृह कार्य में व्यस्त हूँ, मतलब मैं पूरा समय गृह कार्य करने में लगा रहा हूँ। विशेषज्ञ, किसी विषय का अच्छा जानकार। तो लुई को जब चोट लगी थी, उसके माता पिता उसे कहाँ ले गए थे? नेत्र विशेषज्ञ के पास ले गए, आई स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो विशेषज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो किसी विषय का ज्ञाता हो, एक्सपर्ट हो अपने विषय में। आश्रित, आश्रित का अर्थ होता है निर्भर। कभी भी बच्चे प्रश्न पूछा करते हैं किसमें? हमारे ऑनलाइन क्लास में कि सर ये डाउट है, ये इसमें आश्रित का अर्थ क्या होता है? निर्भर, अपनी ज़रूरतों के लिए आप अपने माता पिता पर आश्रित हैं। किस पे आश्रित हो? अपने माता पिता। आश्रित मतलब निर्भर रहे। किस चीज़ों के लिए? अपनी ज़रूरतों के लिए, कपड़ों के लिए, किताबों के लिए, खाने पीने के लिए, घर के लिए। इसको निर्भर रहना कहलाता है। अगला है प्रोत्साहित, ये भी शब्द अर्थ है। इसका अर्थ है उत्साह या जोश दिलाना। टीचर हम लोग मोटिवेट करते हैं, ये करना है, गुड मिलेगा, ये उत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। उत्साहित का अर्थ है उत्साह या जोश दिलाना। सामान्य, आम, ठीक है, सामान्य आम लोगों के लिए। जैसे आपने ट्रेन में देखा है, कुछ डिब्बे आरक्षित नहीं होते, सामान्य लोगों के लिए होते, उसमें बिना आरक्षण के कोई भी चढ़ सकता है। सामान्य मतलब आम, जो सब लोगों के लिए, के इस्तेमाल के लिए आम। दक्ष मतलब होता है कुशल। दक्ष का अर्थ होता है कुशल। जैसे हमने देखा इस पाठ में, लुई बुनाई में और चप्पलें बनाने में दक्ष हो गया। पहले ही वर्ष उसने पुरस्कार जीता था, आपने देखा था, आपने जब उनका पेरिस के अंध विद्यालय में दाखिला हुआ था। तो दक्ष का अर्थ होता है कुशल। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपर्ट ना। विधि, विधि का अर्थ होता है तरीका। विधि का क्या अर्थ होता है? तरीका। तो जो उनकी लिपि बनाने की विधि थी वो हर व्यक्ति की अलग होती है, तो उस विधि का अर्थ होता है तरीका। उन्होंने, लुई ने अपनी खास लिपि बनाई जो आगे चल के ब्रेल लिपि कहलाती। वाद्य यंत्र, हम लोग इसको बोलते हैं जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे गिटार हो गया, बांसुरी हो गई, सितार, हारमोनियम, ये सब वाद्य यंत्र। पियानो, इंग्लिश में हम लोग इनको कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये था लिपि, लिखने की पद्धति। जैसे आपको पता है हिंदी लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी है। इस तरह लिखने के ढंग, लिखने की शैली, किसी भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। अंग्रेजी का रोमन है तो लिपि। लिपि क्या है? लिखने की पद्धति। सज्जन, सज्जन का सज्जन, अच्छा जन, अच्छे व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है। संशोधित, सुधरा हुआ। संशोधित क्या अर्थ होता है? सुधरा हुआ। जैसे आप देखते हो मोबाइल में ऐप्स आते हैं, रिफाइन करके संशोधित रूप आता है, उससे बेटर, उससे बढ़िया, तो उसको संशोधित या सुधरा हुआ होता है। तो लुई ने करीब 8 साल तक अपनी जो लिपि बनाई थी उसमें संशोधन किया था, सुधार किया था, उसमें उसको सुधार करके और अच्छा बनाया था, पहले वाले से भी अच्छा बनाना। अगला है स्पर्श, छूना, छू कर पता करना। स्पर्श का मतलब होता है छू कर। जो नेत्रहीन होते हैं
वे स्पर्श पे निर्भर रहते हैं। किसी चीज़ को देखने, जानने, परखने के लिए देख तो सकते नहीं, वो स्पर्श का सहारा लेते हैं। तो स्पर्श का अर्थ होता है छूकर। पर्याय समानार्थी, पर्याय का समान अर्थी। जैसे एक पाठ में एक वाक्य दिया गया था कि ब्रेल लिपि और जो दृष्टि बाधित एक दूसरे के पर्याय हैं। जब हम ब्रेल की बात करेंगे तो दृष्टि बाधित लोगों के बारे में भी हम जान जाएंगे, या फिर हम दृष्टिहीन लोगों के बारे में जब बात करेंगे, दृष्टि बाधित लोगों के बारे में जानेंगे, तो हमें ब्रेल का भी ख्याल आ जाए। तो दोनों को एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। क्यों? लुई ब्रेल के प्रयास। प्रसार का है फैलना। प्रसार का मतलब फैलाव, सब जगह फैलना। जैसे हमने इस बीमारी का ही उदाहरण ले लें, पूरे संसार में इसका प्रसार हो गया। कहते हैं अब कोई देश नहीं बचा जहाँ कोविड-19 ये छूत की बीमारी है उसका प्रसार हो गया है। प्रसार का अर्थ है फैलना। और ये हमारा अंतिम जो है ये वाला है मुहावरा, एक ही है, खुशी का ठिकाना न रहे। तो इस मुहावरे को अलग लिखेंगे, हेडिंग देना मुहावरा, मुहावरे में मत लिखना, नहीं तो वह बहुवचन हो जाएगा। पाठ में एक ही मुहावरा है, हम लिखेंगे मुहावरा। क्या है? खुशी का ठिकाना न रहना। इसका अर्थ मैंने बताया आपको, बहुत खुश होना। इसके बाद मौखिक प्रश्नों के बारे में। कुछ बच्चे जो वीडियो नहीं देखेगा वे जितना भी ओरल पार्ट है वो मिस करेगा। किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी अलग नहीं है। तो जितना भी वीडियो है उसको आपको सावधानीपूर्वक देखना चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो जो ओरल पार्ट है, जो मौखिक प्रश्न है, इसमें हिंदी में हर पाठ के मौखिक प्रश्न भी होते हैं जो लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। आप उनको नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं समझ पाएंगे, तो एक तरह से नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपको वीडियो डेली देखना है। तो मौखिक प्रश्न मौखिक ही होते हैं, उनको लिखा नहीं जाता। इसके बाद हमने लिखित प्रश्नों को किया है। बहुविकल्पीय प्रश्न काफ़ी ज़रूरी थे, हमने उनको भी किया है। आज हम अपने व्याकरण पे आ जाएंगे। हमारा व्याकरण भाषा से के अंतर्गत आता है। तो पहला हमारा प्रश्न है भाषा से के अंतर्गत है। पढ़ो और समझो। ये है पढ़ो और समझो। तो जरा इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाता है और क्या इसका अर्थ क्या है। क है दृष्टिहीन, दृष्टि जमा हीन। दृष्टिहीन क्या है? दृष्टि जमा हीन। हीन मतलब नहीं होना, नहीं। तो दृष्टि से हीन, तो दृष्टिहीन का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास दृष्टि नहीं, वह व्यक्ति जिसके पास दृष्टि नहीं है उसको हम दृष्टिहीन कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्णमाला। शब्द है वर्णमाला, वर्ण जमा माला, अर्थ है वर्णों की माला। कार्यशाला, कार्य जमा शाला, कार्य के लिए शाला। जैसे हम जानते हैं शाला का अर्थ है वह स्थान जहाँ कार्य किया जाता है। हमने पाठ में इसको देखा था, कार्यशाला। लुई के पिता की एक कार्यशाला थी, हम लोग इंग्लिश में वर्कशॉप बोलते हैं, जहाँ चीज़ों का निर्माण किया जाता है हाथों से। पाठशाला, जैसे ये तो आप इस शब्द को जानते हैं, पाठशाला पढ़ने का स्थान, पाठ जमा शाला। या फिर हम कह सकते हैं
पढ़ाई के लिए शाला, पढ़ने का स्थान पाठशाला। उसी तरह तो कार्यशाला का हमने एक उदाहरण दे दिया। एक और पाठशाला, पाठ जमा शाला। शाला का अर्थ होता है स्थान, शाला का अर्थ होता है स्थान। तो पढ़ाई का स्थान, पढ़ाई करने का स्थान। उसी तरह पुस्तकालय, आलय का भी स्थान अर्थ स्थानीय होता है। शाला, आलय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय, वह स्थान जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है वह पुस्तकालय कहलाता है। हम विद्यालय भी इसमें जोड़ सकते हैं, एक नया शब्द बन जाएगा, विद्या जमा आलय, विद्यालय। विद्या जमा आलय, विद्यालय मतलब वो स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, दी और ली जाती है, विद्यालय। तो हमने देखा शब्दों, दो शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जरा इसको समझने की कोशिश करो बच्चों। इसमें दो शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हम इसमें बोल रहे हैं दृष्टि, ये एक शब्द, लेकिन ये बना किससे? ये दो शब्दों से बना है, दृष्टि जमा है। इसको धन बोलते हैं या जमा बोलते हैं। आप लोग प्लस बोलते हो, मैथ्स में इसको प्लस बोला जाता है, साइन ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो ये दृष्टिहीन दो शब्दों से बना है, दृष्टि जमा हीन, और इसका अर्थ अलग हो गया। दृष्टि का अर्थ होता है नजर या देखने की क्षमता, हीन मतलब नहीं होना। तो जिसके पास देखने की क्षमता नहीं होती है उसको हम दृष्टिहीन कहते हैं, उसको हम दृष्टिहीन कहते हैं। तो हमने देखा है शब्दों का निर्माण कैसे कर, ये शब्दों का निर्माण हुआ, दो शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं और उनका अर्थ भी बदल जाता है, उनका अर्थ भी बदल जाता है। तो उसी तरह वर्णमाला, वर्ण जमा माला, वर्णों की माला। तो हमें वर्णों की माला पता है, वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जमा माला, वर्णों की माला। कार्यशाला, कार्य जमा शाला, कार्यशाला, कार्य के लिए शाला, वह स्थान जहाँ हाथों से कार्य किया जाता है। जैसे उदाहरण हमने आपको बताया ही था अभी कि लुई के पिता की एक छोटी सी कार्यशाला थी जिसमें वे घोड़े का लगाम और घोड़े की जीन तैयार करते थे। तो हाथों से काम करके किसी चीज़ का निर्माण करना कार्यशाला कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग वर्कशॉप कहते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय, या आलय का यहाँ अर्थ है स्थान, वो स्थान जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। एक बहुत अच्छा मैंने दो उदाहरण पाठशाला और विद्यालय का दिया, वो भी इसमें सटीक बैठता है। जैसे हम पाठशाला बोल रहे हैं, पाठ जमा शाला, या पढ़ाई के लिए शाला, वह स्थान जहाँ पढ़ाई की जाती है। उसी तरह विद्यालय, विद्या जमा आलय, आलय का अर्थ होता है स्थान, तो वो स्थान जहाँ विद्या दी जाती है, विद्यालय। तो ये हमने देखा शब्दों का निर्माण, दो शब्द मिलके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ भी पहले वाले दोनों शब्दों से हटके अलग होता है। अब हम चलते हैं अपने ख पे। विकास से बना है विकसित,
अविकसित, विकासशील। जरा ध्यान से सुनना है बच्चों, इसका उच्चारण भी आपको आना चाहिए और अर्थ भी आना चाहिए। ये जो मूल शब्द है ये विकास, मूल शब्द मतलब इसी से, विकास से ही विकसित, अविकसित और विकासशील बना है। तो मूल शब्द हमें बोलते हैं विकास। मूल शब्द क्या है? विकास। विकास से बना है विकसित, अविकसित, विकासशील। तो विकास का अर्थ है तरक्की करना, प्रगति करना। विकसित, कुछ देश विकसित हैं, उन्होंने विकास कर लिया है, जैसे यूरोप के देश, अमेरिका, हम लोग उनको विकसित कहते हैं। अविकसित देश जिन्होंने विकास नहीं किया, अफ्रीका में बहुत से कमज़ोर देश हैं, वो अविकसित हैं। वे अभी जो मूलभूत आवश्यकता ही अपने नागरिकों को नहीं दे पाए हैं, तो अविकसित हम विकसित देश कह सकते हैं। विकासशील उदाहरण भारत है, विकास के लिए आगे बढ़ रहा है, तो विकास करने के लिए विकासशील देश में आते हैं हम लोग। तो ये शब्दों का निर्माण है। प्रकाश, मूल शब्द है प्रकाश, इससे बना है प्रकाशित। बुकों को, जो बुक है, पुस्तक है, उनको प्रकाशित किया जाता है और प्रकाशित करने वाले को प्रकाशित कहा जाता है। और प्रकाशन क्या होता है? वो उनका जो नाम होता है, जो उनकी कंपनी है, उनका प्रकाशन नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश मूल शब्द है, इसी से 3 शब्द बने हैं, प्रकाशित, प्रकाशक, प्रकाशन। फिर से एक बार देखना, प्रकाश, प्रकाशित, प्रकाशक, प्रकाशन। उसी तरह अगला शब्द है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश, आपको पता है। उत्साहित, उत्साहित मतलब जोश से भरा हुआ। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देना, उत्साह के लिए बढ़ावा देना, उत्साहित करना। प्रोत्साहित, ये भी उत्साह से ही बना है। प्रोत्साहित, किसी को प्रोत्साहित करके उसका उत्साह बढ़ाना। नम्र, मूल शब्द है नम्र, नम्र से नम्रता। व्यवहार में, हमारे व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए, कहते हैं। अच्छा, विनम्र, जो नम्र होता है हम उसको विनम्र भी कहते हैं। स्वभाव से वे विनम्र हैं और विनम्र से ही बनी है विनम्रता। तो मूल शब्द है नम्र, नम्र से बनी नम्रता, विनम्र, विनम्रता। चिंता, अगला मूल शब्द है चिंता। चिंता से बना है चिंतित, चिंतनीय, निश्चिंत। चिंता मूल शब्द है चिंतित, जो चिंता करता है उसको चिंतित कहते हैं। चिंतनीय, जो चिंता करने लायक है। और निश्चिंत, जिसकी चिंता नहीं की जानी चाहिए, निश्चिंत हो गए हैं। तो ये शब्द मूल शब्द से बनने वाले शब्द हैं। दर्शन, प्रदर्शन। तो दर्शन और प्रदर्शन में अंतर क्या है? दर्शन है जैसे हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, देखने जाते हैं। प्रदर्शन जहाँ पे चीज़ों की का प्रदर्शन होता है। प्रदर्शनी वह स्थान, प्रदर्शनी वह स्थान होता है जहाँ चीज़ों का प्रदर्शन होता है। प्रदर्शित, जहाँ दिखाए जाने वाले जगह को तो कहा जाता है प्रदर्शित की गई। तो यह मूल शब्द है दर्शन, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, प्रदर्शित। तो ये शब्द के बारे में हमने जाना। मूल शब्द से
अन्य शब्दों का कैसे निर्माण हुआ, और इसको पढ़ना है, फिर समझ आएगा। पढ़ने से हमारा उच्चारण भी सही होगा, और अगर हम सही बोलेंगे तो सही समझ भी आएगा। अगर गलत बोलेंगे तो हमें गलत भी, अर्थ भी गलत हो जाएगा, ये याद रखना चाहिए। तो एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं, फिर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखा जाए तो ये व्याकरण का किस भाग का था? ये व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला वाला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो इसका संबंध शब्द विचार से, शब्दों की रचना, मूल शब्द से अलग अलग शब्द बनाना, या फिर 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाना। तो ये शब्द विचार से ये संबंधित है, व्याकरण के शब्द विचार से संबंधित है। एक बार इसको पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसको दोहराते हैं, फिर ये याद हो जाएगा। तो भाषा से पढ़ो और समझो। क है दृष्टिहीन, दृष्टि जमा हीन, दृष्टि से हीन, वह जिसके पास दृष्टि नहीं, दृष्टि से हीन है वह व्यक्ति या वह जीव जिसके पास दृष्टि नहीं। उसी तरह वर्णमाला, वर्ण जमा माला, इसको हम बोलेंगे वर्णों की माला। इसको क्या बोलेंगे? वर्णों की माला। वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखने के ढंग को हम वर्णमाला कहते हैं या वर्णों की माला कहते हैं। और वर्ण भी आपको पता है 2 तरह के हैं, स्वर और व्यंजन, और उनका क्रमबद्ध तरीका होता है लिखने का। और एक क्रमबद्ध तरीके पे जब लिखा जाता है तब ये वर्णमाला कहलाता है। तो एक बार हमने बताया, एक कार्यशाला, कार्य जमा शाला, कार्य के लिए शाला या वह स्थान जहाँ कार्य किया जाता है कार्यशाला कहलाता है। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय, पुस्तकों के लिए स्थान। आलय का अर्थ होता है स्थान, वह स्थान जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। पुस्तक, पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकों का आलय, वह स्थान जहाँ पुस्तक रखी जाती है। कब आ जाते हैं हम लोग? मूल शब्द से अन्य शब्दों का बना कैसे बनाया जाता है। तो ये मूल शब्द है विकास। इसमें बच्चों मूल शब्द है विकास। इससे बनने वाले शब्दों को ज़रा ध्यान से सुनना है, उच्चारण ध्यान से सुनना है, और आप इसको बाद में इसको अभ्यास भी करेंगे, रिपीट करेंगे। तो विकास से विकसित, अविकसित, विकासशील। विकास से बनने वाले शब्द हैं विकसित, अविकसित, विकासशील। प्रकाश, प्रकाश से बनने वाले शब्द हैं प्रकाशित, प्रकाशक, प्रकाशन। उत्साह, अगला मूल शब्द है उत्साह। इससे बनने वाले शब्द हैं उत्साहित, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित। उत्साह, उत्साह से बनने वाले शब्द हैं उत्साहित, प्रोत्साहन, प्रोत्साहित। अगला मूल शब्द है नम्र। नम्र से बना है नम्रता, विनम्र, विनम्रता। तो 3 शब्द बने हैं विनम्र से, अरे नम्र से 3 शब्द बने हैं, नम्रता, विनम्र, विनम्रता। अगला शब्द है चिंता। मूल शब्द है चिंता। चिंता से बनने वाले शब्द हैं चिंतित, चिंतनीय, निश्चिंत। चिंतित, चिंतनीय, निश्चित। चिंतित, हम कहते हैं ना, अगर आपकी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते तो आप चिंतित हो जाते। तो चिंतित का अर्थ पता चला, व्यक्ति दुखी हो जाता है, चिंता करता है,
मेरे कम अंक आए। दर्शन, मूल शब्द है दर्शन, दर्शन से बना है प्रदर्शन। पाठ में इसका बड़ा अच्छा उपयोग किया था कि जो अंध विद्यालय में जो सज्जन आए थे उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया था, मतलब दूसरों को दिखाया था। प्रदर्शन का अर्थ होता है दूसरों को दिखाना। तो दर्शन का प्रदर्शन, प्रदर्शनी, प्रदर्शित। तो बच्चों आज हमने भाषा से के पढ़ो और समझो को किया है। आपको इसका अभ्यास करना है और आज के लिए इतना ही। शेष हम इसको कल करेंगे।